रांची में भारत दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट मैच, ट्रैफिक प्लान जारी। 30 नवंबर को झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन जेएससीए स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच का आयोजन होना है। ऐसे में संभावित भीड़ और सुगम यातायात के लिए रांची पुलिस की ओर से ट्रैफिक प्लान जारी किया गया है। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। रांची ट्रैफिक एसपी कार्यालय ने भारत और साउथ अफ्रीका मैच के दौरान यातायात प्रबंधन और पार्किंग व्यवस्था के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि शहरवासियों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े। 30 नवंबर की सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक भारी मालवाहक वाहनों का प्रवेश शहर में पूरी तरह वर्जित रहेगा। हालांकि वाहन चालक रिंग रोड का उपयोग कर सकेंगे। शालीमार चौक से स्टेडियम नॉर्थ गेट तक सामान्य वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। हालांकि एम्बुलेंस और चिकित्सा वाहनों को छूट दी गई है। सुजाता चौक, बिग बाजार कटिंग, राजेंद्र चौक, मेकॉन चौक, एजी मोड़, पीएस मोड़, आइलेक्स कटिंग, हिन्नू चौक, बिरसा चौक, एचईसी गेट, पुराना विधानसभा, ध्रुवा गोल चक्कर, शहीद चौक, देवेंद्र मांझी चौक, कड्रू ब्रिज, कड्रू कटिंग और अरगोड़ा चौक के बीच सभी प्रकार के मालवाहक वाहन, ऑटो, टोटो और सवारी वाहनों का प्रवेश सुबह 6 बजे से मैच समाप्ति तक प्रतिबंधित रहेगा। मैच समाप्ति के बाद शालीमार बाजार से सुजाता चौक तक भारी ट्रैफिक को देखते हुए रिंग रोड आधारित वैकल्पिक रूट सुझाए गए हैं। रातू मांडर चाहनों के लिए तिरिल कुटे नया सराय रिंग रोड, नगड़ी ईटकी बेड़ों के लिए नगड़ी होते हुए, कांके पिठोरिया और मांझी के लिए तिल्टा चौक और नामकुम टाटीसिल्वे सिल्ली मुरी के लिए झारखंड मंत्रालय तुपुदाना रिंग रोड। रांची के ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने रांची वासियों से अपील की है कि मैच रूट पर 4 पहिया वाहनों का उपयोग न करें और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दें। आवश्यकता अनुसार अन्य मार्गों पर अस्थायी डायवर्जन या स्टॉप लगाए जा सकते हैं। रामगढ़ में पेट्रोल टैंकर और हाईवा की टक्कर, हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल, पैर वाहन में फंसा, बड़ा हादसा टला। रामगढ़ से गोला की ओर जा रही एक पेट्रोल टैंकर और सामने से आ रही हाईवा के बीच शुक्रवार सुबह आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास मौजूद लोग मौके की ओर दौड़ पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि टक्कर इतनी भीषण थी कि सड़क पर कुछ देर तक धुएं और धूल का गुबार दिखाई देता रहा। दोनों वाहनों की टक्कर से जोरदार झटका लगा और हाईवा आगे की ओर से पूरी तरह पिचक गई। भीषण टक्कर में हाईवा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका पैर कैबिन में ही फंस गया था। स्थानीय लोगों ने पहले उसे निकालने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बाद में प्रशासन की मदद से कड़ी मशक्कत कर चालक को बाहर निकाला गया। घायल चालक को तुरंत रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज जारी है। लोगों का कहना है कि यदि थोड़ी और देर होती तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। पेट्रोल टैंकर सामने से टकराया था और यदि उसमें रिसाव या चिंगारी लग जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों ने एहतियातन टैंकर से दूरी बनाए रखी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने भी तुरंत स्थिति को संभाला और हाईवा को टैंकर से अलग कराया। समय पर कार्रवाई से संभावित विस्फोट का खतरा टल गया। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। सड़क पर दोनों वाहन बीचों बीच खड़े हो जाने से आवागमन बाधित हो गया था और कुछ देर के लिए जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर टैंकर और हाईवा को सड़क किनारे हटवाया। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य हुआ। झारखंड में अगले 3 दिन तक ठंड से मिलेगी राहत, फिर शीतलहर से होगा सामना। झारखंड में उत्तर और उत्तर पूर्व से आ रही ठंडी हवा का रुख बदल गया है। अब उत्तर पश्चिमी हवा चल रही है। इसकी वजह से तापमान में इजाफा हो रहा है। मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। इससे ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन 2 दिसंबर से फिर हवा का रुख बदलने की संभावना है, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आने लगेगी। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक सुबह में कोहरा और धुंध के बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। ये सिलसिला अगले 3 दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। इस दौरान शीतलहर से राहत मिलेगी, लेकिन 4 दिसंबर से मौसम बदलने लगेगा। इस दिन से सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के बाद आसमान साफ रहेगा। कैमरून में फंसे झारखंड के 5 मजदूरों की होगी वतन वापसी। दक्षिण अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के सभी 5 प्रवासी मजदूरों की वतन वापसी सोमवार को तय हो गई है। मजदूरों को 3-4 महीने से वेतन नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उनका वीडियो वायरल हुआ। मामले की जानकारी झारखंड प्रवासी नियंत्रण कक्ष तक पहुंची, जहां से भारतीय दूतावास के सहयोग से मजदूरों और कंपनी के बीच वार्ता कराई गई। इसके बाद बकाया वेतन का भुगतान हुआ और घर लौटने का रास्ता भी साफ हो गया। मजदूरों के परिजनों ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, समाज सेवी सिकंदर अली और मीडिया का आभार जताया है। परिजनों के अनुसार मजदूरों के विदेश में फंसे होने की खबर से घरों में चिंता बढ़ गई थी और सभी सरकार से सुरक्षित वापसी की अपील कर रहे थे। कैमरून में फंसे मजदूरों में हजारीबाग जिले के ऊंचा घना के सुनील महतो, सुकर महतो, करगालो के चंद्रशेखर कुमार, डीलो महतो और गिरिडीह जिले के डुमरी के दिलचंद महतो शामिल थे। मजदूरों ने अपना वीडियो समाज सेवी सिकंदर अली को भेजा था, जिसे उन्होंने मीडिया तक पहुंचाया और मजदूरों की सकुशल वापसी के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार से ठोस पहल की मांग की। सरकार ने तेजी दिखाते हुए सभी मजदूरों की वापसी की व्यवस्था कर दी। इस संबंध में सिकंदर अली ने कहा कि रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं और कई बार गंभीर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए ठोस व्यवस्था बनाने की अपील की है।
रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे क्रिकेट मैच रविवार को, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के धुरवा स्थित जेएससीए स्टेडियम में रविवार को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले वनडे क्रिकेट मुकाबले को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पूरे स्टेडियम परिसर व आसपास पुलिस का सख्त पहरा है ताकि सुरक्षा का मजबूत घेरा सुनिश्चित किया जा सके। मैच के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैनाती की है। सुरक्षा की कमान 6 आईपीएस अधिकारी व 15 डीएसपी को सौंपी गई है। 30 से अधिक थानेदारों, झारखंड एटीएस और सीआरपीएफ के जवानों को भी महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए बिना जांच पड़ताल के किसी भी व्यक्ति को स्टेडियम के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि केवल अधिकृत और सुरक्षित व्यक्ति ही मैच का आनंद लेने के लिए स्टेडियम में प्रवेश कर सकें। सुरक्षा तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए शनिवार की देर शाम स्टेडियम परिसर में आयोजित ब्रीफिंग में आईजी मनोज कौशिक व एसएसपी राकेश रंजन समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा में तैनात सभी पदाधिकारियों और जवानों को दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर किन किन महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, इस पर जोर दिया गया। एसएसपी राकेश रंजन ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले किसी भी पुलिस पदाधिकारी या कर्मी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। वाहन चालक हो जाएं सावधान, ऑनलाइन चालान जमा करने की जगह कहीं खाली ना हो जाए बैंक अकाउंट। साइबर अपराधियों ने लोगों को ठगने का एक और नया तरीका इजाद कर लिया है। साइबर अपराधी वाहन चालकों को फर्जी चालान भेजकर ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वाहन चालकों के नंबरों पर मैसेज भेजकर ठगी का प्रयास किया जा रहा है। साइबर अपराधी हर दिन ठगी का नया तरीका खोज रहे हैं। अब इसी क्रम में ट्रैफिक चालान को उन्होंने नया तरीका इजाद किया है। इसमें साइबर अपराधियों के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उनका चालान बकाया है और उसे जल्द जमा करना अनिवार्य है। पैसे जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द या गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की चेतावनी दी जा रही है। मोबाइल नंबर पर भेजे जा रहे मैसेज में एक लिंक भी भेजा जा रहा है। रांची ट्रैफिक विभाग को इस तरह की दर्जनों शिकायतें मिली हैं। ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे नंबरों को साइबर थाना को उपलब्ध कराया है और संबंधित अपराधियों का पता लगाकर कार्रवाई करने को कहा है। इस मामले को लेकर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने लोगों से अपील की है कि इस तरह का चालान मैसेज ट्रैफिक विभाग की तरफ से किसी को नहीं भेजा गया है, इसलिए कोई भी अपराधियों के झांसे में नहीं आए। इस तरह का मैसेज आने पर ट्रैफिक कार्यालय में आकर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर अपराधी मैसेज में यह भी दावा कर रहे हैं कि यदि चालान की राशि समय पर जमा नहीं की गई तो आरएस वारंट जारी किया जाएगा, जो कि गिरफ्तारी की वजह बन सकता है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि पेंडिंग चालान के कारण लाइसेंस रद्द हो सकता है। अगर कोई अजनबी नंबर या अनधिकृत स्रोत से आपको इस तरह के मैसेज मिलते हैं तो सावधान रहें। अक्सर ऐसे मैसेज में एक लिंक दिया जाता है जो चालान या भुगतान की जानकारी मांगता है। इस लिंक पर क्लिक करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह एक फिशिंग साइट हो सकती है। चालान या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट या अधिकृत हेल्पलाइन से संपर्क करें। यदि आपको इस तरह के धोखाधड़ी वाले मैसेज मिलते हैं तो उसे तुरंत साइबर क्राइम सेल को रिपोर्ट करें। एसआईआर के विरोध में 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली का आयोजन। कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर यानी सारांशिक मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर पूरे देश में मचे हंगामे के खिलाफ आगामी 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देशव्यापी रैली का आयोजन करने का फैसला किया है। इस रैली में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने बताया कि एसआईआर के नाम पर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, जिसमें 16 बीएलओ की जान चली गई है। उन्होंने कहा कि एसआईआर कोई सुधार नहीं है, बल्कि एक जुल्म है जो सत्ता के संरक्षण में लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। सिन्हा ने आरोप लगाया कि अगर चुनाव आयोग की नीयत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और चुनाव आयोग 30 दिनों की हड़बड़ी नहीं दिखाता, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। 2 दिसंबर को दिन के 11 बजे से प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यसमिति की बैठक प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रदेश से अधिक संख्या में पार्टी कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा की जाएगी। धनबाद में पुलिस का एंटी क्राइम चेकिंग अभियान, चौक चौराहों पर संदिग्धों से पूछताछ। धनबाद जिले में आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने शनिवार को एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों, बाजार क्षेत्रों, बस स्टैंड व अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया। संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की गई। चेकिंग के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की दस्तावेजों की जांच, हेलमेट और सीट बेल्ट की भी पड़ताल की गई। पुलिस ने कई राहगीरों की तलाशी ली और संदिग्ध लोगों को रोककर उनकी पहचान की पुष्टि की। कई वाहन चालकों के कागजात भी सत्यापित किए गए। झरिया के दुख हरनी मंदिर के समीप अभियान का नेतृत्व झरिया थाना प्रभारी शशि रंजन कुमार ने किया। उनके साथ बोरागढ़ ओपी प्रभारी निरंजन कुमार सिंह, घनुवाड़ी ओपी प्रभारी पंकज कुमार व पुलिस बल के जवान मौजूद थे। थाना प्रभारी शशि रंजन ने बताया कि ऐसे अभियानों से अपराधियों में कानून का भय पैदा होता है और आम नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ता है। पुलिस की प्राथमिकता शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखना है। भविष्य में भी इस तरह के अभियान नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे।
मांडर में 43 लाभुकों को मिली अनुग्रह अनुदान राशि, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया वितरण। मांडर प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्राकृतिक आपदा यानी वज्रपात, अतिवृष्टि, सड़क दुर्घटना और मकान क्षति से प्रभावित कुल 43 लाभुकों को अनुग्रह अनुदान राशि का वितरण किया गया। राशि का वितरण राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। इस दौरान किसानों के बीच गेहूं और चना बीज भी बांटे गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि ये सहायता पीड़ित परिवारों को दोबारा खड़े होने में बड़ी मदद करती है, चाहे आश्रितों का भविष्य हो या टूटे हुए मकान की मरम्मत। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा या सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामलों में पोस्टमार्टम आवश्यक है, अन्यथा अनुग्रह राशि का लाभ नहीं मिल पाता। मंत्री ने कहा कि कुछ लोग गांवों में योजनाओं को लेकर भ्रम फैलाते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण सरकारी योजनाओं से दूर रहें। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योजना प्रक्रिया पूरी कर लाभ उठाएं। उन्होंने युवाओं और ग्रामीणों को प्रेरित करते हुए कहा कि मेहनत, लगन और मजबूत इच्छा शक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में बीडीओ चंचला कुमारी, प्रखंड अध्यक्ष मांगा उरांव, सरिता तिग्गा और फिलिप साहे एक्का मौजूद थे। मांडर प्रखंड के हैसमी में शहीद भिखारी स्टेडियम का उद्घाटन और खिलाड़ियों के बीच किट वितरण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किया। मंत्री ने कहा कि नेक इरादे से शुरू किया गया हर काम सफल होता है और स्टेडियम के जीर्णोद्धार का कार्य इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले तक जिस स्टेडियम की हालत खराब थी और लोग वहां आने से कतराते थे, आज वही मैदान खिलाड़ियों की पहली पसंद बन गया है। उन्होंने बताया कि नए साल में स्टेडियम में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे इसकी पहचान और मजबूत होगी। घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन बने यूसेल एसटी कर्मचारी संघ के संरक्षक। घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन को यूसेल अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ का संरक्षक बनाया गया है। इससे यूसेल के कर्मचारियों में उत्साह है। शनिवार को यूसेल गेस्ट हाउस में यूनियन की बैठक झामुमो के पूर्वी सिंहभूम जिला प्रमुख संयोजक बागराय मार्डी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक सोमेश सोरेन को सर्वसम्मति से संघ का संरक्षक चुना गया। सोमेश सोरेन ने कहा कि यूसेल कर्मचारियों के हक और अधिकार की रक्षा हर हाल में की जाएगी। वे जल्द ही यूसेल के सीएमडी डॉक्टर कंचन आनंद राव से मुलाकात कर कर्मियों के समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करेंगे। बायोडीजल के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार। 2023 के बाद से लगातार बदल रहा था ठिकाना। बायोडीजल के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले एक आरोपी को पलामू पुलिस ने बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी 2023 के बाद से लगातार ठिकाना बदल रहा था। आरोपी की विशेषता ये थी कि वो हर 6 महीने में अपने घर को बदल देता था। दरअसल सितंबर 2023 में पलामू के सदर थाना में रेणु शाह एवं बबीता शाह नाम की महिलाओं ने एक FIR दर्ज करवाई थी। एक आरोपी बिहार राज्य के दरभंगा जिले का रहने वाला है, जिसका नाम संतोष गिरी है, और दूसरा आरोपी बिहार का ही है, जो भोजपुर का रहने वाला है। अभिषेक सिंह पर बायोडीजल देने के नाम पर 13,25,000 रुपए ठगी का आरोप लगाया था। दोनों महिलाओं ने पलामू सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके में एक बायोडीजल पेट्रोल पंप की शुरुआत की थी। पेट्रोल पंप पर बायोडीजल देने के नाम पर संतोष गिरी एवं अभिषेक सिंह ने 13,25,000 रुपए लिए थे। बायोडीजल की सप्लाई नहीं होने के बाद अभिषेक सिंह एवं संतोष गिरी पर दबाव बनाया गया, लेकिन दोनों ने पैसा नहीं दिया और न ही बायोडीजल सप्लाई की। दोनों पीड़ितों ने कई माध्यमों से आरोपियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों का पैसा वापस नहीं हुआ। सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आरोपी संतोष गिरी लगातार फरार चल रहा था और अपना ठिकाना लगातार बदल रहा था। वो चालाकी से अपने ठिकाने को बदलता था और 6 महीने से अधिक किसी घर में नहीं रहता था। पुलिस ने गोपनीय सूचना के आलोक में छापेमारी कर घटना के मुख्य आरोपी संतोष गिरी को बिहार के दरभंगा से गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा में सड़क हादसे से 2 युवक की मौत। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी ठोकर। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसा हुआ। हादसे में एक अज्ञात वाहन की चपेट में मोटरसाइकिल आ गई, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। यह घटना धोरीचक मोड़ के पास हुई है। मृतकों की पहचान 25 वर्षीय पिंटू मंडल और अमित कुमार के रूप में हुई है। पिंटू मंडल बिहार के भागलपुर जिला निवासी थे। हादसे में घायल हुए संदीप कुमार मंडल भी उसी गांव के रहने वाले हैं। हादसे में पिंटू कुमार की मौके पर मौत हो गई थी, जबकि अमित कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत बलबुड्डा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेहरमा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर विवेक कुमार की देखरेख में प्राथमिक उपचार दिया गया। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गोड्डा रेफर कर दिया। बलबड्डा थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह सड़क दुर्घटना हुई है। इसमें एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मृत्यु हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि घटना के बाद वाहन का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा भेज दिया गया है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
झारखंड में 2 दिसंबर के बाद चलेगी शीतलहर, लुढ़के का पारा, कहर बरपाएगी सर्दी। झारखंड में 2 दिसंबर से हवा का रुख बदलने वाला है। इस दौरान पारा लुढ़केगा और सर्दी कहर बरपाएगी। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिसंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, लेकिन 2 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आएगी। इस दौरान शीतल लहर चलने की भी संभावना जताई गई है। 4 दिसंबर से सुबह में धुंध और कोहरा छाया रहेगा, फिर आसमान साफ रहेगा। रामगढ़ घाटी में ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त लगी भीषण आग, टेम्पो चालक घायल। NH 33 पर घंटों जाम, ट्रेलर का चालक लापता। रामगढ़ रांची NH 33 4 लेन पर चुटुपालो घाटी में एक आयरन ओर से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद ट्रेलर में भीषण आग लग गई, जिसके चपेट में एक टेम्पो वाहन भी आ गया। इस घटना में टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। दुर्घटना के कारण घाटी में कई घंटों तक जाम की स्थिति बनी रही। रामगढ़ पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात सामान्य करने में जुट गई। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक ट्रेलर पूरी तरह जलकर राख हो चुका था। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर का चालक अभी तक लापता है। नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने का मौका, झारखंड में विशेष शिक्षकों की संविदा भर्ती। नेत्रहीन और मूक बधिर बच्चों को पढ़ाने में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरा अवसर है। झारखंड के राजकीय नेत्रहीन और मूक बधिर मध्य विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के रिक्त पदों पर संविदा समयबद्ध नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्ती महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड के अंतर्गत हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट recruitment.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 27 दिसंबर 2025। इसके बाद आने वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। चयन विभाग स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के अनुसार की जाएगी। नियुक्ति संविदा आधारित और तय मानदेय पर होगी। अभ्यर्थी को अपनी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य प्रमाण पत्रों की स्वसत्यापित यानी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आवेदन के साथ संलग्न यानी अटैच करनी होगी। यदि अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग यानी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग या दिव्यांग से हैं तो संबंधित प्रमाण पत्र अनिवार्य है। पहले जारी विज्ञापन संख्या PR नंबर 23459/2020 को रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.jharkhand.gov.in से परिशिष्ट 1 और 2 में उपलब्ध प्रपत्र डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। धनबाद की हीरापुर हटिया में निगम की छापेमारी, भारी मात्रा में प्लास्टिक जब्त। धनबाद शहर में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम फिर सख्त हो गया है। निगम की टीम ने शनिवार को हीरापुर पार्क मार्केट स्थित हटिया में छापेमारी अभियान किया। अभियान में दर्जनों दुकानों से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग काफी मात्रा में जब्त किए गए। इस दौरान कई दुकानदारों से जुर्माना भी वसूला गया। ज्ञात हो कि 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। निगम ने यह अभियान एकल उपयोग प्लास्टिक को समाप्त करने और शहर में बढ़ते प्लास्टिक कचरे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया। छापामारी टीम का नेतृत्व कर रहे धनबाद अंचल प्रबंधक विशाल कुमार ने बताया कि अभियान के दौरान कई दुकानों में 40 से 50 माइक्रोन तक के अत्यंत पतले प्लास्टिक कैरी बैग पाए गए, जो सीधे तौर पर नियमों का उल्लंघन है। ऐसे दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है और भविष्य में इस तरह की गलती दोहराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। उन्होंने कहा, यह अभियान अभी शुरुआत है, आगे भी औचक निरीक्षण लगातार चलते रहेंगे। नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सीएम हेमंत ने कहा, जब जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी तब तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष को निशाने पर लिया है, कहा है कि जब जब झारखंड के साथ षड्यंत्र की कोशिश होगी तब तब हम और बड़ी ताकत के साथ कामयाब होंगे। हमारे वीर पुरखों ने हमें यही तो सिखाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के इतिहास में यहां युवाओं को सरकारी नौकरी देने के संकल्प में 28 नवंबर का दिन ऐतिहासिक बन गया। इसके असली हकदार हमारे राज्य के युवा हैं। उनके सपने हैं, उनकी मेहनत है और उनके परिवारजन हैं। राज्य के युवाओं का ये सैलाब उन झारखंड विरोधियों के लिए है जो दिन रात झारखंड के युवाओं का हित सोचते हैं। सोचिए, अगर ये झारखंड विरोधी लोग दिन रात का षड्यंत्र करना छोड़ दें तो हमारे युवा अपने 25 साल के युवा झारखंड के सर्वांगीण विकास में कितनी बड़ी संख्या में ऐतिहासिक भागीदारी निभा सकते हैं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, नियुक्ति पत्र वितरण 4 साल में शेष 1,60,000 रिक्तियों को भी भरेगी हेमंत 2.0 सरकार। हेमंत 2.0 सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को 8,792 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य में सृजित पद के एवज में अब केवल 1,60,000 रिक्तियां बच गई हैं, जिसे हमारी सरकार अगले 4 साल में पूरी कर लेगी। उन्होंने कहा कि जो काम राज्य गठन के बाद होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जबकि हमारी सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा को लेकर जितनी भी योजनाएं चलाई गईं उसका असर दिखना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि एक वित्त मंत्री की हैसियत से पूरे जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं कि 6 साल पहले प्रति व्यक्ति आय जहां 85,000 रुपए थी, अब बढ़कर 1.05 लाख रुपए हो गई है। सरकार का काम धरातल पर दिख रहा है। सर्वजन पेंशन मैया योजना सहित महिलाओं एवं युवाओं के लिए चलाई गई विभिन्न प्रकार की योजनाओं से क्रय शक्ति बढ़ी है। 50 लाख महिलाएं मैया सम्मान योजना की लाभुक हैं, जिसके कारण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। सिर्फ इस योजना पर हमारी सरकार 15,300 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। हर क्षेत्र और विभाग में बेहतर काम हो रहे हैं।
कार्यक्रम में श्रम एवं उद्योग मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि जो नियुक्तियां हो रही हैं उसका सीधा फायदा कई परिवारों को मिलेगा। आने वाले दिनों में सरकार और नियुक्तियां करेंगी ताकि राज्य में मैन पावर की समस्या नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हर विभाग में कई अच्छे काम हो रहे हैं। जो काम पूर्ववर्ती सरकारों को करना था वो नहीं हुआ, मगर विगत 6 साल में जो काम हुए उसकी गवाही खुद जनता ही देगी। हमें किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। रांची नगर निगम प्रशासक ने विकास योजनाओं का किया स्थलीय निरीक्षण। शहर में चल रही और प्रस्तावित विकास योजनाओं का आज प्रशासक सुशांत गौरव ने निगम अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उर्स मैदान, डोरंडा, बड़ा घाघरा और डोरंडा बाजार क्षेत्र की परियोजनाओं को देखा गया। प्रशासक ने वार्ड 45 में उर्स मैदान के पास निगम की जमीन देखी और कहा कि इस जमीन का जन उपयोगी तरीके से विकास किया जाए ताकि लोगों को सुविधा मिले और रोजगार भी बढ़े। पुराने सामुदायिक भवन को सुंदर बनाकर लोगों के उपयोग के लिए तैयार करने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र के सामुदायिक शौचालय को साफ सुथरा रखने और नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रशासक ने वार्ड 45 में लगभग 1 एकड़ जमीन पर बनने वाले मॉडर्न वेंडिंग जोन का निरीक्षण किया। डोरंडा सब्जी मार्केट में अव्यवस्थित दुकानों व जाम की समस्या को देखते हुए यहां आधुनिक रोड साइड मार्केट बनाने की तैयारी है। उन्होंने निर्देश दिया कि मार्केट को स्थानीय संस्कृति के अनुरूप आइकॉनिक और थीम आधारित बनाया जाए। कुल 87 दुकानें और 150 वेंडर्स के लिए व्यवस्थित स्थान तय किया जाएगा। यहाँ आश्रय गृह, लेबर चौक और पार्किंग एरिया भी विकसित किया जाएगा। अवैध संरचनाएं हटाने और क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाने का आदेश दिया गया। शौचालय को साफ सुथरा और उपयोगी बनाए रखने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक, नगर प्रबंधक, जोनल व वार्ड सुपरवाइजर मौजूद रहे। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया सख्त अभियान। 160 चालकों से वसूला गया 2,25,000 का जुर्माना। गुमला जिले में तेजी से बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अपनी सख्ती जारी रखी। 28 नवंबर को आयोजित व्यापक अभियान के ठीक अगले दिन 29 नवंबर 2025 को उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिला परिवहन अधिकारी DTO ज्ञान शंकर जायसवाल और थाना प्रभारी महेंद्र करमाली के नेतृत्व में गुमला थाना के सामने एक व्यापक और सघन जांच अभियान चलाया गया। DTO ज्ञान शंकर जायसवाल अपनी टीम और पुलिस बल के साथ मुख्य मार्गों पर अचानक तैनात हो गए। इस सघन घेराबंदी से नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और किसी भी प्रकार का बहाना नहीं चल पाया। इस विशेष पहल के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 160 लोगों को पकड़ा गया। प्रशासन ने इन उल्लंघनकर्ताओं से 2,25,000 का जुर्माना वसूल किया। अभियान का मुख्य जोर जीवन रक्षक नियमों पर था। DTO की टीम ने 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया। मोटर यानी निरीक्षक रॉबिन अजय सिंह ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा बनाए रखने के लिए नियमों का निरंतर उल्लंघन करने वाले चालकों पर कड़ा नियंत्रण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य सिर्फ जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं को न्यूनतम स्तर पर लाना है। जांच के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न प्रकार के गंभीर उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई की, जिनमें प्रमुख थे हेलमेट का उपयोग न करना, ट्रिपल राइडिंग, तेज गति से वाहन चलाना, सीट बेल्ट का उपयोग न करना, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस परमिट और PUC के बिना वाहन चलाना, प्रेशर हॉर्न और अन्य अनाधिकृत उपकरणों का उपयोग करना तथा टेम्पो या पिकअप जैसे मालवाहक वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक सामान लादना यानी ओवरलोडिंग। पकड़े गए चालकों पर आर्थिक दंड लगाने के साथ ही MVI रॉबिन अजय सिंह ने उन्हें सड़क पर लापरवाही के गंभीर परिणामों के बारे में व्यक्तिगत रूप से समझाया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि जान बचानी है तो सुधर जाएं, हेलमेट रहेगा साथ, जिंदगी भी साथ रहेगी। हेलमेट घर पर छोड़ेंगे, जिला प्रशासन आपको नहीं छोड़ेगी। रॉबिन अजय सिंह, प्रदीप कुमार तिर्की DTO ऑफिस के कर्मचारी और पुलिस बल प्रमुख रूप से उपस्थित थे। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और भी कठोर और कानूनी कदम उठाए जाएंगे। IAS विनय चौबे के ससुर नहीं बता पाए कहां से उनके अकाउंट में आए 3 करोड़ रुपए। शराब घोटाला और हजारीबाग में विनय चौबे की DC रहते हुए लैंड स्कैम की जांच में ACB को विनय चौबे और उनके पारिवारिक सदस्यों के विरुद्ध करोड़ों रुपए के लेन देन के ठोस साक्ष्य मिले हैं। उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने पिछले दिनों विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी और साले शिपीश त्रिवेदी से अकाउंट ट्रांजैक्शन के संबंध में सवाल भी किए थे, लेकिन दोनों ही ACB के सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए। एजेंसी ने अपनी जांच में ये पाया है कि सिर्फ विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संकिता, साले शिपीश त्रिवेदी और उसकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी ही नहीं, बल्कि विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के अलग अलग बैंक अकाउंट में भी पिछले कुछ वर्षों में अज्ञात खातों से करीब 3 करोड़ रुपए आए हैं। ये पैसा सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में आए हैं, लेकिन सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी ACB को इन पैसों का हिसाब नहीं दे पाए हैं। इससे पहले ACB ये जानकारी जुटा चुकी है कि विनय चौबे के साले शिपीश त्रिवेदी और उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी को पंजाब नेशनल बैंक की रांची स्थित मेन रोड शाखा से वर्ष 2011 से 2014
2014 के बीच कई बार लाखों रुपए का भुगतान किया गया है। इसके अलावा एजेंसी के हाथ कैश लेन देन के सबूत भी लगे हैं। इससे पहले यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि विनय चौबे के करीबी विनय सिंह की कंपनी नेक्स्ट जेन से आईएएस विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता को करोड़ों रुपए दिए गए हैं, जिसे कंसल्टेंसी फीस के रूप में दिखाया गया है। उक्त सभी लोगों को एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति से जुड़े केस में नामजद अभियुक्त बनाया है। सभी पर एसीबी ने सोमवार को कांड संख्या 20/2025 दर्ज की है, जिसकी जांच की जा रही है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, डॉक्टरों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, बदलाव अब दिखेगा। झारखंड के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंत्री पद संभालने के बाद लोगों की उम्मीदें उनसे और बढ़ी हैं। उन्होंने बताया कि पहले जहां डॉक्टर राज्य में काम करने से हिचकिचाते थे, अब वे सरकार की कार्यशैली और सुधारों से उत्साहित होकर सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। डॉक्टर अंसारी ने स्पष्ट कहा कि सरकार सभी डॉक्टरों को पूरी सुरक्षा, सम्मान और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अस्पतालों में बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित की जाएंगी तथा डॉक्टरों के अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि पूर्व में कुछ कमियां रही, लेकिन अब राज्य एक नए स्वास्थ्य अध्याय की ओर बढ़ रहा है। मंत्री ने सभी चिकित्सकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वस्थ झारखंड का निर्माण डॉक्टरों और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही संभव है। साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सीडेंट का मॉक ड्रिल, ट्रेन के 2 कोच डिरेल कर किया गया रेस्क्यू। शनिवार सुबह साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें स्टेशन के मार्शलिंग यार्ड में 2 रेलवे कोच को आपस में टकरा कर डिरेल किया गया और एक दुर्घटना जैसी स्थिति उत्पन्न की गई। मॉक ड्रिल के दौरान शनिवार की सुबह रेलवे का सायरन बजाया गया, फिर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बनाया गया। इसके बाद ट्रेन के दोनों डब्बों में फंसे लोगों के पुतलों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 10 मिनट के अंदर रेलवे और एनडीआरएफ की टीमें और कई रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। 2 रेस्क्यू टीमों ने तुरंत पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे की खिड़कियां काटना शुरू कर दिया। एक और टीम डिब्बे की छत पर चढ़ गई और ड्रिल से छत काटने लगी। डिब्बे की छत काटने में थोड़ा समय लगा, लेकिन दूसरी टीम ने खिड़की की रॉड काट दी। एनडीआरएफ का एक कर्मी ऑक्सीजन और दूसरे सामान के साथ डिब्बे में घुसा। उन्होंने तुरंत डिब्बे से धुआं निकालने के लिए एक मशीन लगाई, जो फिर धुआं बाहर निकाल रही थी। फिर कई और कर्मचारी डिब्बे में घुसे और बचाव अभियान शुरू हुआ। घटना के बाद एक एक करके फंसे सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मौके पर मौजूद मेडिकल टीम ने तुरंत फर्स्ट एड देकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। रेलवे के एडीआरएम ने बताया कि ट्रेन नंबर 63412 का एक्सीडेंट कराकर मॉक ड्रिल किया गया, ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में एनडीआरएफ और रेलवे की टीमें आपसी समन्वय बनाकर लोगों को बचा सकें। गढ़वा में बीच बाजार में अज्ञात अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली, हथियार फेंककर हुए फरार। गढ़वा जिले के नगर उंटारी शहर थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यवसायी दीपक सोनी को बीच बाजार में अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। गोली उनके पैर में लगी, जिसके बाद अपराधी हथियार फेंककर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार दीपक सोनी अपनी दुकान बंद करके घर जा रहे थे, तभी ये घटना घटी। रक्षा राज्य मंत्री से मुखिया संघ ने की मुलाकात, 15वें वित्त आयोग की राशि दिलाने की मांग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, धरती आबा संग्रहालय एवं जनजातीय कौशल केंद्र उद्घाटन जनशिक्षण संस्थान आरोग्य भवन रांची में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि जनजातीय केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम एवं विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के मांगों को लोकसभा में उठाने के लिए मांग पत्र दिया गया। मांग पत्र में आगामी लोकसभा में 15वें वित्त आयोग की राशि, जो 2 वर्षों से झारखंड सरकार को केंद्र के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, 15वें वित्त आयोग की राशि को लोकसभा में उठाने की मांग की है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री जुएल ओराम को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। 15वें वित्त आयोग की राशि झारखंड प्रदेश को जल्द दिलाने की मांग की है। 2 वर्षों की राशि एक ही बार में दिलाने की मांग की है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।